हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी हियर लिजून एंड आज हम पढ़ेंगे पूरा ब्रीफ हिस्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी का कि वो कैसे आया इंडिया पे, उन्होंने कैसे रूल किया, कैसे अपना हक जमाया एंड फिर वो कैसे मतलब उनका ध्वस्त हुआ। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। East India Company was one of the powerful company. Their main motto was to set up a powerful business in India and earn a lot of profit and money. तो हमने ज़्यादातर बहुत कंपनीज़ के नाम सुने होंगे जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड सैमसंग, ये सब का कंपनीज़ का नाम सुना होगा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक ऐसा कंपनी था जो कि बहुत पावरफुल था उस टाइम पे। एंड वो धीरे धीरे करके वो ट्रेड करने आए थे, बिजनेस मतलब बिज़नेस सेटअप करने आए थे इंडिया पे। एंड धीरे धीरे वो अपना बिज़नेस पे प्रॉफिट करते हुए इंडिया पे वो धीरे धीरे अपना हक जमाना स्टार्ट कर दिए एंड फिर रूल करने लग गए इंडिया पे। On 31st December 1600, a group of around 200 traders visited near Queen Elizabeth I and appealed her to make a charter, जिसको कि ऑर्डर भी बोला जाता है, टू ग्रांट परमिशन टू स्टार्ट अ मोनोपोली ट्रेडिंग बिजनेस इन द रीजन ऑफ ईस्ट इंडीज पार्ट ऑफ इंडिया। तो क्या हुआ, उस दिन था 31 दिसंबर। ओके, एंड ईयर था 1600। तो कुछ 200 ट्रेडर्स जाते हैं, क्वीन एलिजाबेथ उस टाइम पे इंग्लैंड की महारानी थी, तो उनके पास जाते हैं एंड उनको एक चार्टर बनाने बोलते हैं कि आप हमें परमिशन दो कि हम जाके मोनोपोली ट्रेडिंग कर पाए इंडिया पे, मतलब ईस्ट इंडीज़ पार्ट्स ऑफ इंडिया पे हम ट्रेडिंग कर पाए। तो क्या था फिर, क्वीन एलिजाबेथ उन्हें मतलब 15 ईयर्स का मोनोपोली ट्रेडिंग राइट्स एक चार्टर पे साइन करके देती है कि यू आर अलाउड टू गो टू इंडिया एंड हैव योर बिजनेस ओवर देयर। Monopoly business means a market structure characterized by a single seller selling a unique product in the market। तो मोनोपोली बिजनेस का मतलब क्या कि उन्हीं को अलाउड है कि वो बिजनेस वो जाके करें। ओके, जो कि कोई और कंपिटिटर्स नहीं होंगे। In 1608, Captain William Hawkins came at Jahangir's court to seek permission to open a factory at Surat। तो हमने ये मुग़ल एम्परर में भी पढ़ा था कि 1608 में जहांगीर के रूलिंग के टाइम पे कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं जहांगीर के कोर्ट में कि आप हमें परमिशन दीजिए कि सूरत में हम एक अपना फैक्ट्री सेटअप करेंगे। In 1608 or 1609, after death of Elizabeth I, James I was appointed as ruler of England and he renewed the charter for indefinite period। तो जो चार्टर एलिजाबेथ ने साइन किया था कि 15 इयर्स के लिए मैं अलाउ करती हूँ आप सबको कि आप मोनोपोली ट्रेडिंग राइट्स है आपको इंडिया में जाके व्यापार स्टार्ट करने का। तो वो जब एलिजाबेथ के डेथ के बाद जेम्स वन अपॉइंट होते हैं एज अ रूलर ऑफ इंग्लैंड, तो वो क्या करते हैं, वो इनडेफिनाइट पीरियड के लिए वो चार्टर को रिन्यू कर देते हैं। जहांगीर accepted the proposal and signed the treaty where the British traders were allowed to set up their business। तो जहांगीर जब कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं तो उसके बाद जहांगीर एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको तो नहीं पता था कि वो आके एक दिन रूल करने लगेंगे इंडिया को। वो तो बस अलाउ किए थे कि आपको अलाउड है कि आप आइए एंड आप बिज़नेस करिए। कुछ कागजात होता है कि यू आर अलाउड टू सेट अप योर बिजनेस इन इंडिया। इन द बिगनिंग द ब्रिटिश ट्रेडर्स स्टार्टेड देयर बिजनेस विथ स्पाइसेस। तो सबसे पहले जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो अपना ट्रेडिंग बिजनेस किस में स्टार्ट किए थे, मसाला के साथ। ओके, स्पाइसेस पे। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मोर पावरफुल इन द बिजनेस ऑफ स्पाइसेस एज कम्पेयर टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जब उस टाइम पे डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसेस एंड मसालों पे अपना मतलब बिजनेस पूरा फैला चुका था वहाँ पे। तो
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहाँ पे कमज़ोर पड़ा। फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखता है कि नहीं, हम और भी चीज़ों पे हम अपना बिजनेस यहाँ पे एक्सपांड कर सकते हैं। एंड देन द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड विथ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल बिजनेस एंड गेन्ड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट एंड डे बाय डे बिकेम मोर पावरफुल। फिर उन्होंने क्या किया कि मसाला तो उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। फिर उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल, ओके, बिजनेस उन्होंने सेटअप किया और उससे उनको बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एंड डे बाय डे दे बिकेम मोर पावरफुल। जैसे ही वो प्रॉफिट मतलब उनका बढ़ने लगा था कॉटन एंड टेक्सटाइल सिल्क टेक्सटाइल से, तो वो और पावरफुल दिन ब दिन होते गए। In 1757, one of the British officer Robert Clive defeated Siraj Ud-Dौला द नवाब ऑफ बंगाल इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पावरफुल हो जाता है। तो बैटल ऑफ प्लासी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वार था। ओके फ्रेंड्स, तो 1757 में क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, वो सिराज उद्दौला जो नवाब ऑफ बंगाल थे, बंगाल के नवाब थे, उनको डिफीट कर देते हैं बैटल ऑफ प्लासी में। Battle of Plassey was one of the important event because this war gave the company a political stake in India। तो जैसे कि मैंने आपको कहा बैटल ऑफ प्लासी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट था, क्योंकि यही वार था जो कि एक पॉलिटिकल स्टेक इंडिया में लेके आया। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बंगाल। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब रॉबर्ट क्लाइव डिफीट कर दिए सिराजुद्दौला को, तो उसके बाद वो बंगाल के गवर्नर के हिसाब से अपॉइंटेड हुए। ओके, इन 1765 ही सिक्योर्ड द दीवानी राइट्स टू कलेक्ट द टैक्स एंड कस्टम्स रेवेन्यू ऑफ बंगाल। तो 1765 में क्या होता है, उनको दीवानी राइट्स मिलता है। तो दीवानी राइट्स क्या होता है, देखिए जैसे कि अभी हम टैक्स किसको पे करते हैं, वो टैक्स कलेक्ट करने का पावर जो होता है वो किसके हाथों पे होता है, हमारे सरकार के हाथों पे होता है। लेकिन सोचिए उस टाइम पे दीवानी राइट्स जो था मतलब रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में दिया जाता है कि आप टैक्स, जैसे कि वो गवर्नर ऑफ बंगाल के रूप में अपॉइंट हुए थे, उनको दीवानी राइट्स दिया जाता है कि आप अलाउड हो कि आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। ओके, इन 1765 ही सिक्योर द दीवानी राइट्स टू कलेक्ट द टैक्स एंड कस्टम्स रेवेन्यू ऑफ बंगाल। तो वो उनको मतलब दीवानी राइट्स दे दिया जाता है 1765 में फ्रॉम एम्परर शाह आलम टू फॉर द कंपनी। जो लेटर मुगल एज में शाह आलम टू थे, तो वो देते हैं ये दीवानी राइट्स, ओके, कि आप अलाउड हो कि आप टैक्स उस रीजन का आप टैक्स वसूल कर सकते हो। Whatever tax the Britishers collected from Bengal, they purchased local goods in the market of India। तो जो भी टैक्स वो कलेक्ट करते थे बंगाल से, ओके, क्योंकि वो बंगाल के गवर्नर थे, तो बंगाल से जो भी टैक्स वो कलेक्ट करते थे, तो फिर उस पैसा से वो क्या करते थे कि लोकल गुड्स खरीदते थे, लोकल मार्केट, इंडिया के लोकल मार्केट से। ओके, तो ये जो लोकल प्रोडक्ट्स खरीदते थे वो क्या करते थे, वो इंग्लैंड लेके उसको बहुत ही रेट पे बेचते थे। ओके, क्योंकि सब यूनिक चीज़ होता था, इंडिया से जाता था सब चीज़, तो वहाँ पे बहुत रेट्स में बेचते थे एंड बहुत प्रॉफिट इससे करते थे वो अपना। And with gaining this heavy profit, the company was slowly becoming powerful, and with this private organization established a group of army and military force। तो धीरे धीरे प्रॉफिट वो इतना गेन करने लगे, इतना गेन करने लगे कि वो बहुत पावरफुल हो गए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया एंड उन्होंने अपना आर्मी एंड मिलिट्री फोर्स तक अपना मतलब सेपरेट उन्होंने बना लिया। ओके, सोचिए एक कंपनी कितना ही पावरफुल होगा कि वो अपना ही आर्मी एंड मिलिट्री फोर्स रख रहा है सेफ्टी के लिए। ओके,
and later the East India Company became so powerful that they kicked out the competition market of French and Dutch. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में आया था तो उस टाइम में फ्रेंच एंड डच जो कंपनीज थे वो बहुत पावरफुल थे इंडिया पे। ओके, वो अपना बिजनेस बहुत अच्छे से कर रहे थे इंडिया पे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इतना पावरफुल हो जाता है कि वो फ्रेंच एंड डच जो कंपटीशन मार्केट था उनको किक आउट कर देते हैं टोटली। ओके, and slowly English East India Company started conquering the nearby states and forced to collect tax from them। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो टैक्स वसूलते वसूलते धीरे धीरे बंगाल के आसपास जो स्टेट्स थे उन पे भी अपना हक जमाने लगे एंड ज़बरदस्ती टैक्स कलेक्ट करने लगे सबसे। When the English East India Company was at its peak, it had 2,60,000 soldiers। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी इतना पावरफुल बन चुका था कि उसके मतलब आप सोचिए मिलिट्री फोर्सेस 2,60,000 सोल्जर्स थे उसके पास। ओके, मैक्सिमम ऑफ द सोल्जर्स इन द ईस्ट इंडिया कंपनी वर द इंडियंस। तो क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो सोल्जर्स अपॉइंट करते थे वो बहुत ही कम पैसे पे अपॉइंट करते थे एंड हमारे जो इंडियंस थे उनको ही ज़बरदस्ती बोलते थे कि आपको हमारे सोल्जर्स के रूप में हमारा काम करना है। तो ज़बरदस्ती मतलब इंडियंस को अपना सोल्जर्स बना लेते थे एंड बहुत ही कम सैलरी पे उनको रखते थे एंड अत्याचार होता था उनके ऊपर। In the period between 1760 to 1820, the Industrial Revolution newly took birth in Britain। तो क्या होता है 1760 से जो 1820 का पीरियड था तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था वो ब्रिटेन पे धीरे धीरे आगमन होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। इन द मॉडर्न हिस्ट्री तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है आइए जानते हैं। In the modern history, the Industrial Revolution was a process of change from handicraft economy to dominated by industry and machine manufacturing। तो क्या था, जैसे कि पहले क्या करते थे ट्रेडर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर्स की मतलब इंडिया के टेलर्स को बोलते थे कि आप अपने हाथ से सारे प्रोडक्ट्स को बनाओ एंड वो फिर जो इंडियन ट्रेडर्स मतलब इंडियन जो लोग बनाते थे टेलर्स बनाते थे उनको वो क्या करते थे लेके इंग्लैंड पे बहुत ही रेट पे बेचते थे। लेकिन इससे क्या होता था, बहुत टाइम लगता था बनाने के लिए क्योंकि ये हाथ से बनता था। तो उन्होंने नए नए मशीन्स का मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में नए नए मशीन्स लाए। ओके, जिससे कि बहुत स्पीडीली सब चीज़ बनने लगा, हर एक मतलब कपड़ा हर एक प्रोडक्ट्स बहुत स्पीडीली बनने लगा एंड इससे क्या था उनके व्यापार और भी बढ़ गए क्योंकि मतलब मार्केट पे रेडिली अवेलेबल रहते थे मतलब सारी चीज़ एंड बहुत इजीली वो आराम से अपना बिजनेस और भी हाइक पे पीक पे ले गए। And now the textile industry in Britain had a boom on industrial revolution। Many people were getting jobs as there was a rise in industries। तो इसके बाद क्या था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एकदम से बूम कर गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के वजह से और बहुत लोगों को मतलब जॉब्स मिलने लगा। इंग्लैंड पे ऐसे बहुत मतलब बेसहारे थे जिनको कि मतलब जॉब्स नहीं था तो उनको जॉब्स का अपॉर्चुनिटी मिलने लगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ और भी बूम हुआ ब्रिटेन पे एंड थस ब्रिटेन हैड एन इकोनॉमिक बूम ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटेन में सडनली इकोनॉमिक बूम आ गया, बहुत पैसे बनने लगे। ओके, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से द ब्रिटिशर्स हायर्ड द टेलर्स इन इंडिया एंड स्टार्टेड स्टिचिंग ब्यूटीफुल सिल्क एंड कॉटन मटेरियल्स। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडियन टेलर्स को हायर करते थे एंड बोलते थे आपको ज़बरदस्ती हमारे प्रोडक्ट्स बनाने ही पड़ेंगे और वो सुंदर सुंदर कॉटन एंड सिल्क के मटेरियल्स बल्क में बनाते थे एंड फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते थे ब्रिटेन को और वहाँ पे बहुत ही कॉस्टली रेट पे बेचने लगे। The Britishers started taking all the Indian cottons and silk and started transporting it to Britain। तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जितने भी मतलब इंडिया के कॉटन्स एंड सिल्क बनते थे
वो सबको वो कलेक्ट करके वो ब्रिटेन पे भेजने लगे एंड वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने लगे. And thus the Indian cottons and Indian designs became popular in Britain and Britain gained a lot of income with this trick. तो इससे क्या हुआ कि जितने भी इंडियन कॉटन्स एंड सिल्क थे वो सब धीरे धीरे करके ब्रिटेन पे ट्रांसपोर्ट होने लगे एंड ब्रिटेन इससे मतलब सुंदर सुंदर इंडियन टेलर से चीज़ें बना के ब्रिटेन में बहुत रेट्स में बेचने लगे एंड बहुत इससे प्रॉफिट उनका होने लगा एंड धीरे धीरे उनका कंपनी और भी ग्रो होते गया एंड पावरफुल होते गया. इन रिजल्ट इंडिया फेस्ड अ ह्यूज बल्क ऑफ लॉस एज ऑल द कॉटन costly silk were transported to Britain and the Indian tailors were forced to work with very less money. तो इससे क्या हुआ कि इंडिया को बहुत ही ह्यूज लॉस हुआ क्योंकि इंडिया के जितने भी मतलब कॉटन्स एंड सिल्क मतलब उत्पादन होते थे वो सब कुछ ब्रिटेन पे ट्रांसपोर्ट होने लगे. मतलब कॉस्टली मतलब सुंदर सुंदर कपड़े एंड मटेरियल्स बन के ब्रिटेन पे ट्रांसपोर्ट होने लगे. तो यहाँ पे मतलब इंडियन टेलर्स को बहुत ही कम सैलरी पे खटाया जाता था कि आपको करना ही है हमारा काम एंड इससे क्या हुआ इंडिया पे बहुत ह्यूज लॉस हुआ क्योंकि सारे अच्छे चीज़ें इंडिया से छीन ले गए. एंड नाउ टी वॉज बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन ब्रिटेन. तो इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे टी जो चाय हम पीते हैं वो बहुत पॉपुलर होने लगा. सब ब्रिटेन में बोलने लगे कि कप ऑफ टी ओके. द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड ट्रांसपोर्टिंग टी हर्ब्स फ्रॉम चाइना. तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक गेम खेलता है. वो क्या करता है कि वो देखता है चाइना पे बहुत टी का उत्पादन हो रहा है ओके. बहुत कल्टीवेट हो रहा है टी वहाँ पे. तो वो क्या करते हैं चाइना से मतलब डील करते हैं कि आप हमें चाय दो, चाय ट्रांसपोर्ट करो ओके. तो चाइना क्या करता है कि ठीक है हम आपको चाय पत्ती देंगे लेकिन इसके बदले आपको हमें सिल्वर देना पड़ेगा. तो शुरू में जैसे कि चाइना मतलब ब्रिटेन को चाय पत्ती जैसे ट्रांसपोर्ट करने लगा तो उसके बदले वो सिल्वर मतलब ब्रिटिशर्स सिल्वर देते थे चाइना को ओके. लेटर ब्रिटिशर्स stopped giving silver in return and started selling opium which means अफीम to China. ठीक है. अफीम जो है आपको पता ही होगा ये एक ड्रग्स के रूप में काम करता है. मतलब इसको खाने से नशा होता है. तो क्या हुआ कि पहले तो सिल्वर एक्सचेंज होता था चाइना मतलब जैसे कि चाइना अगर टी देता था टी हर्ब्स देता था तो उसके बदले ब्रिटिशर्स उनको सिल्वर देते थे. लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, हम अभी चाइना को अफीम बेचेंगे, सिल्वर के बदले हम अभी अफीम बेचेंगे. ठीक है. तो क्या होता है जैसे कि चाइना टी हब्स देता है ब्रिटिशर्स को तो ब्रिटिशर्स उसके बदले चाइना को अफीम बेचने लगते हैं. द ब्रिटिशर्स फोर्स्ड द इंडियन फार्मर्स टू कल्टिवेट ओपियम इन देयर लैंड्स एंड बाय कलेक्टिंग ऑल दिस ओपियम द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड सेलिंग ओपियम टू चाइना एंड परचेस्ड टी फ्रॉम चाइना एंड ट्रांसपोर्टेड इट टू ब्रिटेन. तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि इंडियन के फार्मर्स को ज़बरदस्ती बोलते हैं कि आप अपने लैंड्स में ओपियम उगाओ, अफीम को उगाओ एंड आप वो क्या करते थे वो सारे ओपियम को फिर कलेक्ट करके चाइना को ट्रांसपोर्ट करते थे एंड उसके बदले चाय पत्ती ब्रिटेन में वो ट्रांसपोर्ट करते थे. The Britishers were gaining a lot of profits by selling tea herbs in Britain because at that time tea had become very popular in Britain. तो ब्रिटिशर्स इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करते हैं ओके ब्रिटेन में. मतलब टी धीरे धीरे ब्रिटेन में बहुत मतलब उसका फैलने लगता है कि मतलब सब पसंद करने लगते हैं टी हब्स को एंड उसका बहुत अच्छा बिजनेस चलाते हैं ब्रिटिशर्स एंड बहुत अच्छा रेवेन्यू उसे वो गेन करते हैं. इन स्टार्टिंग 50 years द एक्सचेंज ऑफ टी एंड ओपियम हब्स कंटिन्यूड बिटवीन चाइना एंड देम. तो स्टार्टिंग में पहले 50 साल क्या हुआ बिजनेस का कि चाइना टी प्रोवाइड करता था ब्रिटेन को एंड ब्रिटिशर्स उसके बदले
ओपियम प्रोवाइड करते थे चाइना को। बट लेटर चाइना गवर्नमेंट बैंड द एक्सचेंज ऑफ ओपियम एंड डिमांडेड टू गिव सिल्वर इंस्टेड ऑफ ओपियम। तो बाद में क्या होता है, चाइना गवर्नमेंट बोलता है ऐसे नहीं चलेगा, हम और ओपियम नहीं लेंगे ओके ब्रिटिशर्स से, इसके बदले हम जैसे पहले सिल्वर लेते थे हम सिल्वर ही लेंगे। बट एट दैट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी हैड became so powerful that it directly attacked China, which was known as the first opium war। तो उस टाइम में क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था एंड जैसे कि चाइना गवर्नमेंट ने बैन कर दिया ओपियम लेना एंड उसके बदले वो सिल्वर एक्सेप्ट कर रहे थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली अटैक कर देता है चाइना पे ओके। तो उसको बोला जाता है फर्स्ट ओपियम वॉर। एंड अगेन देयर वॉज सेकेंड ओपियम वॉर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी हैड इट्स विक्ट्री। तो दो ही टाइम चाइना को हरा देता है ईस्ट इंडिया कंपनी और वो विक्ट्री हासिल करते हैं ओके जो सेकेंड ओपियम वॉर में भी एंड फर्स्ट ओपियम वॉर में भी। इन 1857 द सिपोई म्यूटिनी और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगेन एंड द सोल्जर्स who were appointed as soldiers in East India Company attacked on the company। तो क्या होता है 1857 में, जो कि हम पहले पढ़े थे सिपोई म्यूटिनी, जो कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियंस सोचते हैं कि अब नहीं हो सकता है, अब हम और ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं झेल सकते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में हमने पढ़ा था कि मतलब ब्रिटिशर्स सारे जो इंडियंस थे उनको ही ज़बरदस्ती अपना सोल्जर्स बना के रखे थे, वो सोल्जर्स भी टूट पड़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पे, वही सोल्जर्स टूट पड़ते हैं, अटैक करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पे 1857 में ओके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था कि आज़ादी के लिए पहली बार उन्होंने लड़ा कि नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाना है इंडिया से ओके। In 1858, the British Crown took away all the earning assets and properties from the East India Company। तो जैसे ही 1857 में सारे इंडियंस टूट पड़ते हैं, वो मतलब हरा देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर पड़ जाता है क्योंकि उसके ही सोल्जर्स उसको मतलब धोखा देके मतलब उस पर अटैक करते हैं। और ये तो होना ही था, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो चटकता ही है ओके। तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत वीक पड़ जाता है एंड फिर क्या होता है, ब्रिटिश जो क्राउन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से उसके सारे अर्निंग्स सारे कागजात एंड एसेट्स को प्रॉपर्टीज़ को सारे छीन लेता है ओके ईस्ट इंडिया कंपनी से। एंड द ब्रिटेन गवर्नमेंट स्टार्टेड रूलिंग इंडिया। और फिर क्या होता है, ब्रिटेन गवर्नमेंट अपना रूल स्टार्ट करता है इंडिया पे। तो इसी से ईस्ट इंडिया कंपनी चला जाता है इंडिया से ओके, उसका दी एंड हो जाता है। तो यही था आज का टॉपिक एंड आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें ओके एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए ओके। सो थैंक यू सो मच।